नमस्कार बच्चों, एक बार फिर सरस्वती विद्या विहार के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। और मैं डॉक्टर संजय शर्मा एक बार फिर आपके साथ में एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। देखो बच्चों, अब से पहले हम कक्षा 11 के अंदर जो दो बुक्स चलती है आपकी, उसके जो दो भाग है, दो खंड है, उसमें से जो दूसरा खंड है भारत से संबंधित, उसमें 2 अध्यायों की पूरी चर्चा कर चुके हैं और उनसे संबंधित वीडियो आपके पास पहुंच चुके हैं। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं अध्याय 3 की चर्चा करने वाले हैं। और अध्याय जो 3 है बच्चों, वो अपोहा तंत्र से संबंधित। अपोहा तंत्र अध्याय 3 जो है उसका नाम क्या है? अपोहा तंत्र। तो हमने अब से पहले आपको भारत की स्थिति के बारे में बताया था और भारत की भूआकृतीय संरचना के बारे में बताया। और आज का जो हमारा वीडियो का विषय रहेगा बच्चों, वो अपोहा से संबंधित रहेगा। अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ शब्दों का अर्थ समझना पड़ेगा। आपके सामने यहाँ पे चीज है अपोहा तंत्र। सबसे बड़ी बात तो ये होती है आखिर इस अपोहा तंत्र का मतलब क्या होता है, अपोहा तंत्र कहते किसे हैं, और तंत्रवाद की बात सबसे पहले हम ये देखना अपोहा क्या होता है। तो मैं यदि आपसे ऐसा कहूं कि देखो अपोहा का शाब्दिक जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है बहना। तो धरातल के ऊपर बहना, किसका बहना? धरातल के ऊपर कौन बह रहा है? निश्चित सी बात है, कौन बह रहा है? पानी बह रहा है। कौन बह रहा है? पानी बह रहा है। तो धरातल के ऊपर जो पानी के बहने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपोहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोहा। या फिर थोड़ा हम इस डेफिनेशन को और सुधारें, परिभाषा को और सुधारें हल्का सा, तो एक चीज निकल के आ जाएगी। धरातल के ऊपर सुनिश्चित क्रम में, एक व्यवस्थित क्रम के अंदर जो पानी का बहाव देखने को मिलता है, जल का बहाव देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अपोहा कहते हैं। तो धरातल के ऊपर तो पानी बहने वाला है। अब पानी कैसे भी बह सकता है, ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, इधर से इधर की ओर, इधर से इधर। तो कैसे बहे? तो ये देखोगे कैसा? अनिश्चित क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया? अनिश्चित। लेकिन मैंने देखो परिभाषा में शब्द का प्रयोग किया, निश्चित क्रम के अंदर, व्यवस्थित क्रम के अंदर। तो जब किसी क्षेत्र में पानी निश्चित या व्यवस्थित क्रम में बहता है, तो इस प्रकार से निश्चित या व्यवस्थित क्रम में बहने वाले पानी को या जल प्रवाह को ही क्या कहा जाता है? अपोहा कहा जाता है। तो एक चीज आपकी क्लियर हुई कि अपोहा किसे कहते हैं। अब यानी ऊपर बहा, यानी बहना। किसका? किसके ऊपर बहना? धरातल के ऊपर पानी का बहना। ठीक है, तो शब्द के अंदर ही अर्थ जुड़ा हुआ, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। और आपने धरती के धरातल के ऊपर, पृथ्वी जो है, धरातली सतह जो है, उस पर आपने पानी को बहते हुए देखा है। अभी बरसात का ही समय चल रहा है, वर्षा ऋतु ही चल रही है, और बरसात जब होती है तो निश्चित रूप से आपने पानी को बहते हुए देखा हो। नालियां जो बनी उनके अंदर पानी बहता है, नाली नहीं है तो सड़क है, उसके ऊपर पानी बहता है। आपके घर की जो छत है उसमें पानी, आपका जो गार्डन उसमें पानी बह रहा है ना। तो पानी का जो बहाव है वो किसी न किसी क्रम में होता है। उस क्रम को, निश्चित क्रम को ही, व्यवस्थित क्रम को ही क्या कहते हैं? अपोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोहा कहते हैं। और जब बहुत सारे जो अपोहा होते हैं, अपोहा का जो जाल होता है, जल अपोहा का जो तंत्र बनता है, अपोहा जो प्रतिरूप बनते हैं, उनका जो जाल होता है, अपोहा के जाल को ही बच्चों अपोहा तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपोहा तंत्र कहा जाता है। अपोहा जाल को क्या कहते हैं? अपोहा तंत्र कहते हैं। तो आपके सामने ये जो चीज थी वो यहाँ निकल गया कि अपोहा तंत्र की परिभाषा क्या होने वाली है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि
कि जो पानी आप बहता हुआ देख रहे हैं वो इधर, मान लीजिए इधर से उधर की ओर बह रहा है। मान रहे हैं आपके घर के अनुसार जगह के अलग अलग स्थिति हो सकती है, लेकिन हमने मान लिया फिलहाल कि बरसात में पानी इधर से उधर की ओर बह रहा है। तो क्या आपके दिमाग में कभी प्रश्न आया था कि ये पानी इधर से उधर की ओर ही क्यों बह रहा है? आया था कुछ ऐसा कभी? बहुत बार आया, क्योंकि छोटे जब बच्चे होते हैं ना, वो छत के ऊपर होते हैं और तारे टूटते हैं। ऐसा सुना है ना आपने, तारे टूटते हैं। एक्चुअली तारे कभी टूटते ही नहीं है, हम जो देखते हैं वो अलग बात है, उसकी चर्चा करेंगे, पृथ्वी की उत्पत्ति की चर्चा करें उसमें। तो हमारा मेन चीज तो क्या, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ना, और नहीं आया तो हम मान लो कि पानी इधर से उधर की ओर बह रहा है। तो मैं कह रहा हूँ कि इधर से उधर की ओर ही क्यों बह रहा है, उधर से इधर की ओर क्यों नहीं बह रहा? तो निश्चित बात है इसके पीछे कोई कोई कारण है। तो जल अपवाह जो होता है, अपवाह जो तंत्र होता है, वो इन्हीं कारणों का परिणाम है। किसी भी क्षेत्र में अपवाह तंत्र को विकसित करने के लिए, उसके स्वरूप के लिए, उसकी संरचना के लिए कुछ कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसके कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का जल प्रवाह और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का अपवाह तंत्र हमें देखने को मिलता है। तो कौन कौन से कारण चर्चा करते हैं? देखो बच्चों, सबसे पहली चीज होती है भू-आकृति, धरातल की बनावट कैसी है। एक तो कौन से आ गए, पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग तो ऊंचे होंगे, तो पानी कहाँ आएगा, ऊंचे भाग से नीचे भाग। एक हो गया मैदानी भाग। अब मैदानी भाग में ज्यादा स्थिति कैसे देखने को मिलती, समतल, लेकिन पूरी तरह समतल थोड़ी होती है, हल्का सा भाग ऊंचा होता है, दूसरा भाग हल्का। तो यहाँ पे दूसरा कारण निकल ढाल, क्या निकल के आ गया, धरातल का ढाल। तो एक तो कौन सा कारण हो गया जिम्मेदार, भू-आकृति। दूसरा कौन सा हो गया, ढाल। तीसरा क्या होता है, मान लीजिए समतल क्षेत्र के बीच में कोई चट्टान आ गई, तो चट्टान का पानी जो बह रहा है रुकेगा, रुककर कहीं इधर की ओर जाएगा या इधर की ओर जाएगा, कहीं भी जाएगा ना। तो चट्टान ने क्या कर दिया, पानी के बहने की स्थिति को रोक दिया, या उसके मार्ग को क्या कर दिया, बदल दिया। तो चट्टान की स्थिति, या ऐसा भी हो सकता है चट्टान की संरचना, चट्टान की संरचना और स्थिति, चट्टान की संरचना और स्थिति। तो किसी क्षेत्र की मिलने वाली भू-आकृति, उस क्षेत्र में मिलने वाले ढाल की स्थिति, साथ साथ में वहां चट्टान की संरचना और स्थिति, और उसके साथ साथ देखिए कितना जल बह रहा है, जल की मात्रा, बहते हुए जल की मात्रा। ये सारे ऐसे कारण होते हैं बच्चों, जिसके कारण किसी क्षेत्र की अपवाह तंत्र की जो स्थिति होती है वो प्रभावित होती है। तो एक प्रश्न यहां से बन सकता है कि जल प्रवाह को या अपवाह तंत्र को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक। बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा, छोटा प्रश्न, कि अपवाह तंत्र को या जल प्रवाह को नियंत्रित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है? भू-आकृतिक भाग, धरातलीय ढाल की स्थिति, चट्टान की संरचना और स्थिति, और साथ साथ में बहते हुए जल की मात्रा। ये सारी चीजें अपवाह को, अपवाह तंत्र को नियंत्रित या क्या करती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ जाके हमारी डेफिनेशन क्या होगी, क्लियर। अब देखो, धरती के ऊपर भूपृष्ठ की सतह पर, धरातल पर आपने पानी को बहते हुए देखा होगा ना, देखा है ना। और धरातल पर मुख्य रूप से जो पानी बहता है उसको हम किसके नाम जानते हैं, किसके रूप में जानते हैं, मेजरली हम किसके रूप में जानते हैं, नदियों के रूप में। तो छोटे रूप में क्या होगा, नाली, उससे बड़ा क्या हो गया, नाला, उससे बड़ा यानी कृत्रिम रूप से बात क्या होगी, नहर हो सकती है। लेकिन प्राकृतिक रूप से जो बड़ी मात्रा में पानी का बहाव होता है उसको हम किसके नाम जानते हैं, नदियों के नाम से। किसके नाम से, नदियों के नाम से। और ये नदियां जो बनती हैं, नदियों में पानी कहां से आता है? सोचा कभी नदी कहां से आई, पानी कहां से आ रहा है? तो देखो, नदियों में आने वाला पानी दो ही चीजों से आ सकता है, दो स्रोत है। पहला, या तो नदी में जो पानी आ रहा है वो किसके द्वारा आ रहा है, वर्षा के द्वारा, ठीक है। और यदि बरसात के द्वारा नहीं आ रहा तो कहां से आ रहा है, हिम के पिघलने से, बर्फ के पिघलने से। दो चीजों के कारण नदियों में पानी की स्थिति देखने को मिलती है। या तो बरसात हो रही है तब नदियां बह रही है, और यदि बरसात नहीं हो रही तो ऊंचे भागों में बर्फ जमी हुई है जो सूर्य के प्रकाश के कारण गर्मी प्राप्त करके पिघल रही है।
और जब बर्फ पिघलेगी तो कौन से रूप में आएगी? तरल रूप में आएगी। तरल रूप में आएगी तो पानी क्या होगा? बहने वाला। तो हिमपिघलन की प्रक्रिया और बरसात की प्रक्रिया के कारण में नदियों की स्थिति देखने को नदियां पाई जाती हैं। अब जैसे नदियों की हम चर्चा करेंगे तो फिर इसमें एक छोटी समस्या आने वाली है। आपने अपने आसपास देखा और कुछ नदियां तो ऐसी होती हैं जो पूरे साल भर बहती रहती है, और कुछ नदियां ऐसी होती है कि जो कभी कभार बरसात होती है तब ही देखने को मिलती है। होती है नहीं होती ऐसी नदियां? क्या देखिए, जो बांदीकुई से संबंधित है, बांदीकुई के आसपास से संबंधित है, तो यहाँ तो देखो रेगुलरली बहने वाली ऐसी कोई नदी नहीं है। तो शायद आपने 12 महीने बहने वाली नदियों को नहीं देखा होगा, जो बाहर नहीं गई। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ बरसात की मात्रा कम होती है, पर्याप्त मात्रा में नदियों में पानी नहीं आ पाता। इसी कारण नदियां यहाँ पे 12 महीने नहीं बहती, और नहीं यहाँ पर कहीं ऐसी व्यवस्था है कि बर्फ पिघल रही उसका पानी आ जाए। तो यहाँ पर हमारी जो नदियां है ना, बरसात के समय बहती है थोड़ी बहुत। जैसे आप हमारे पास में देखोगे, यहाँ पे सावा नदी है, जैसे आप सिकंदरा की तरफ जाने वाले हैं, सावा नदी मिलेगी आपको, और उसके बाद फिर आप देखोगे बाणगंगा नदी मिलेगी। 2 नदियां हैं हमारे आसपास में जो बांदीकुई से संबंधित है। तो ये नदियां बहती है किसके पानी से? बरसात के पानी। लेकिन इनको पर्याप्त मात्रा में इतना पानी नहीं मिल पाता कि ये बहते हुए आपको दिखें। हमारे यहाँ तो इतना अवैध खनन हो रहा है, बजरी निकाल के गड्ढे बनाओ, गड्ढे ही नहीं बन पाते बरसात के पानी से, क्योंकि बरसात की मात्रा क्या होती है? कम मिलती है। यदि तीव्र बरसात हो, मूसलाधार बरसात हो, लंबे समय तक बरसात, तो निश्चित रूप से नदियां भी हमें कभी कभार बहती हुई देखने को मिल सकती है। आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा, घर में दादा दादी पापा मम्मी, उन्होंने निश्चित रूप से नदियों को लगातार बहते हुए देखा होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा खनन नहीं था और बरसात पर्याप्त मात्रा में होती थी। तो यदि हम ऐसा कहेंगे 30-40 साल पहले की कहानी हम देखें, दादा दादी यदि जीवित उनसे जरूर पूछ के देखना, उन्होंने निश्चित रूप से लगातार इन नदियों को 12 महीने बहते हुए देखा होगा। तो जो नदियां 12 महीने तक बहती हैं उनको सदावाहिनी नदियां कहते हैं। सदावाहिनी मतलब हमेशा बहने वाली। और यदि हमारी नॉर्मल भाषा 12मासी नदी, कौन सी नदियां? 12मासी। तो 12मासी नदियां किसे कहते हैं? जो 12 महीने तक बहती है। तो 12 महीने तक बहने वाली नदियों को क्या कहा जाता है? 12मासी नदियां कहते हैं, या सदावाहिनी नदियों के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो नदियां सिर्फ कुछ समय के लिए बहती, बरसात के समय ही बहती है, उनको सीजनल रिवर कहा जाता है, मौसमी नदियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बरसात के समय कुछ समय के लिए बहती, 1, 2, 3, 5 साल, जो भी कितना भी हो सकता है, तो ऐसी नदियों को मौसमी नदियों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ जाके हमारी चर्चा ये हुई कि नदियां किसे कहते हैं, 12मासी नदियां कौन सी होती हैं और मौसमी नदियां कौन सी होती हैं। अब देखो बच्चों, ये नदियां जो बह रही हैं, इन नदियों के बहने में हमने पहले चर्चा की कि धरातल की स्थिति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और नदियां निकलती कहां से? नदियों का उद्गम कहां से? तो उद्गम की स्थिति सीधी सी बात है, नदियां जो निकलने वाली होती, दिमाग में एक चीज सेट कर लो, ऊंचे भागों से ही नदियां निकलने वाली। अब ऊंचे भाग या तो पर्वतीय भाग हो सकते हैं या पठारी भाग हो सकते हैं। तो क्योंकि ऊंचा भाग होगा तभी ऊंचाई से पानी बहकर कहां की ओर आएगा? नीचाई की ओर, और तभी क्या बनेगा? जल प्रवाह बनेगा। तो ऊंचे भागों से ही नदियों का उद्गम होता है। और हमारे भारत में भी जो अधिकांश नदियां मिलती हैं, ज्यादातर नदियों का उद्गम जो है ऊंचे भागों से ही है। चाहे हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, भारत की जो अधिकांश नदियां निकलती है उत्तर भारत की, वो कहां से निकलती है? उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। और जो दक्षिण भारत की ज्यादातर नदियां हैं वो पश्चिमी घाट से, ज्यादातर नदियां कहां से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकलती है। तो भारत की अधिकांश नदियां या तो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकल रही हैं, और या फिर कहां से निकल रही है? पश्चिमी घाट से निकल रही है। ये दोनों भाग ऊंचे भाग। इन दोनों के अलावा कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो प्रकीर्णित रूप से, छोटी मोटी जो पहाड़ियां फैली हुई है ना, उनसे भी निकल जाती है, या उनसे उनका उद्गम हो रहा है। तो नदियों का उद्गम जो होने वाला ऊंचे भूभागों से होने वाला, ऊंचे क्षेत्रों से होने वाला। अब नदियां निकलकर बहेंगी, अलग अलग स्थानों की ओर जाएगी, तो नदियों के बहने के कारण अलग अलग प्रकार की प्रतिरूप बनेगी, अलग अलग प्रकार के पैटर्न बनेंगे। अब ये प्रतिरूप क्या होते हैं, हम चर्चा करें, ध्यान से देखिए आप
जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए ये कोई पर्वतीय भाग है, ये पर्वत हो गया मान लीजिए, ठीक है, और इस पर्वत से ये नदी निकल गई, ये नदी निकल रही है, पानी बह रहा है। तो आपने यहाँ कोई पैटर्न देखा क्या कि ऊंचे भाग से एक ही शाखा के रूप में, एक ही वितरिका के रूप में, एक ही सरिता है, एक ही सरिता मतलब नदी एक ही धारा के रूप में, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अब नीचे मान लीजिए वहां पे धरातल समतल आ गया और बीच में कोई अवरोध आ गया, तो नदी थोड़ा इधर की ओर घूम गई, हो सकता है ये इधर की ओर घूम जाए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, अवरोध आने का नदी जो एक धारा के रूप में बह रही थी वो अब कितने भागों में बट गई, 2 भागों में बट सकती है, तो ये नदी का पानी डाइवर्ट हो गया, ठीक है। हो सकता है अलग अलग यहां से डाइवर्ट हो गई होती, हो सकता है ये ऐसे डाइवर्ट हो सकता है ना। तो नदी जब एक जल धारा पाई जाती है तो उसको मुख्य नदी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य नदी कहते हैं। और एक मुख्य नदी की जो धारा होती है उसमें आसपास से आकर जो छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं उनको सहायक नदियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहायक। जैसे जब भी आप कोई सी नदी के बारे में पढ़ रहे हो तो आपने क्या पढ़ा होगा कि ये तो मुख्य नदी है और इसकी ये XYZ कौन सी है, सहायक नदी है। जैसे हम चर्चा करें सिंधु नदी, सतलज नदी के बारे में सुना है ना, तो सिंधु सतलज की जैसी चर्चा है फिर आपके साथ समझा झेलम, रावी, चिनाब और व्यास, क्योंकि कौन सी नदी है, सहायक नदी है जो आसपास से आकर उसमें मिल जाए। तो एक तो मुख्य नदी होगी और दूसरी कौन सी होगी, सहायक नदी। अब नदियां जो आपस में आकर मिल रही हैं, इनके मिलने के कारण एक विशेष प्रकार की आकृति का निर्माण होता है। जैसे मैंने यहाँ देखा, मैंने यहाँ बनाया, आपने क्या देखा, एक तो ये, फिर ये, और यहाँ भी आकृति नजर आ रही है ना, कुछ तो दिखाई दे रहा है ना, पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। तो नदियों के द्वारा, जल प्रवाह के द्वारा इस प्रकार का जो पैटर्न बनता है, प्रतिरूप बनता है, उसी को बच्चों अपोहा प्रतिरूप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपोहा प्रतिरूप। बहते हुए जल के द्वारा जिस प्रतिरूप का निर्माण होता है उसी को अपोहा प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। अब अपोहा प्रतिरूप होते हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो हम यहाँ कुछ की चर्चा करते हैं। जब नदियों के द्वारा वृक्ष के समान प्रतिरूप बन जाता है, पेड़ के समान प्रतिरूप बन जाता है, तो ऐसे पैटर्न को क्या कहा जाता है, वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई मुख्य नदी है, ठीक है, अब ये नदी, ये पैटर्न बन गया है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा पैटर्न बन गया, नदी और उसकी सहायक नदियों की तरह ऐसा पैटर्न। तो ऐसा जो पैटर्न बनेगा उसको वृक्षाकार होता है। तो जब नदियों का बहाव की जो स्थिति होती है, नदियों के बहने का जो जल प्रवाह होता है, अपोहा तत्व है, वो वृक्ष के समान आकृति वाला प्रतीत हो, तो ऐसे प्रतिरूप को वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। एक और ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, और ये दूसरी नदी बह रही है, ठीक है, और इनमें से क्या हुआ, ये नदी इसकी सहायक नदियां हैं जो आपस में आकर क्या होती है, दूसरे को समकोण पर काट। तो जब दो समानांतर नदियां बहती रहती हैं और उनकी सहायक नदियों के द्वारा आपस में समकोण पे काटा जाता है, समकोण पे ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तो ऐसा जो बच्चों को प्रतिरूप बनता है उसको जालीदार प्रतिरूप कहते हैं, जालीदार प्रतिरूप कहा जाता है। जब दो समानांतर नदियां बहें और उनकी सहायक नदियां समकोण पर काटे, तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिरूप निर्मित होगा उसको क्या कहा जाएगा, जालीदार प्रतिरूप कहा जाएगा। एक और चीज देखते, मान लीजिए पर्वतीय भाग, और पर्वतीय भागों के सहारे ऐसा जो पैटर्न देखने को मिलता है बिल्कुल ऐसा, उसको बोलते हैं बच्चों आर्य प्रतिरूप। क्या कहा जाता है, आर्य प्रतिरूप के रूप में जाना जाता है। एक स्थिति ऐसी होती है, मान लीजिए हमने इनको यहाँ से मिटा देते हैं, तो अब से पहले हमने 3 प्रतिरूपों की चर्चा की आपके सामने, एक वृक्षाकार प्रतिरूप की, एक आर्य प्रतिरूप की और एक जालीदार प्रतिरूप। कभी कभार क्या होता है, मैदानी भाग में मान लीजिए यहाँ पे कोई झील है,
अब झील क्या होने वाली है, अपने समीपवर्ती भूभाग की तुलना में नीचे होने वाली है, और आसपास का भाग कैसा ऊंचा होने वाला है। एक नदी जो थी यहाँ से आकर इसमें मिल गई, एक नदी यहाँ से आकर इसमें मिल गई, एक नदी यहाँ से आकर इसमें मिल गई, एक नदी। तो चारों ओर से जो नदियां होती हैं वो एक ही जगह आकर मिल जाती हैं। किसमें, कोई झील है या तालाब, उसमें आकर मिल जाती है। चारों ओर से नदियों का आकर एक ही केंद्र बिंदु पे आकर मिल जाना अभिकेंद्रीय अफवाह कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय अफवाह। एक ही केंद्र, इसकी ओर, केंद्र की ओर आकर। तो ये जो बच्चों अफवाह का प्रतिरूप बनेगा वो क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय अफवाह के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो हमने किसके बारे में चर्चा की, जल प्रवाह किसे कहते हैं, अफवाह किसे कहा जाता है, अफवाह तंत्र किसे कहते हैं, नदी किसे कहते हैं, बारहमासी नदी क्या होती है, मौसमी नदी क्या होती है, अफवाह तंत्र को निर्मित प्रभावित करने वाले और नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, नदियों को पानी कहाँ से प्राप्त होता है, नदियाँ कहाँ से कहाँ की ओर बहती है, और साथ साथ में नदियों के द्वारा जो अफवाह का जो प्रतिरूप देखने को मिलता है वो कितने प्रकार से बनता है और उसका क्या क्या कैसा स्वरूप हमें देखने को मिलता है। तो बच्चों आज का जो वीडियो था हमारा वो इसी अफवाह तंत्र से संबंधित था। अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे भारत के अफवाह तंत्र के बारे में कि भारत का अफवाह तंत्र कैसा है और भारत के अफवाह तंत्र को कौन कौन से भागों में विभाजित किया और कौन कौन सी ऐसी स्थिति है जो भारत में जल विभाजन की स्थिति की भूमिका निभाती है। तो सारे जो बिंदुओं की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो बच्चों यही समाप्त होता है।